घूम रहा है तो इसका मोशन कंपोनेंट v है, जो फोर्स के साथ कैसा है, परपेंडिकुलर है, जैसा आपने एरो में देखा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक ब्लॉक मैं ले लेता, इस ब्लॉक को मोशन देता, तो जैसे जैसे मैं अप्लाइड फोर्स बढ़ाऊंगा वैसे वैसे वेलोसिटी का मॉड भी इंक्रीज करेगा। इसी तरीके स्ट्रिंग में एक बॉल को लेकर हम घुमाएं तो ये सारे एग्जाम्पल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के होते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे आया इसकी बात हम लोग करेंगे। मैंने एक बॉल ली, उस बॉल को स्ट्रेट लाइन मोशन कराना स्टार्ट कराया, लेकिन हमने इस बात को ध्यान रखा है कि मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे। मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे तो ये टेनिस बॉल अपना रूट चेंज कर देगी, और चेंज करने के बाद इसका जो कंपोनेंट v है अभी भी फोर्स के साथ परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो फोर्स के साथ अगर ये मोशन का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये लगातार एक ट्रैक में घूमता रहेगा, और ट्रैक में घूमते घूमते ये एक लूप क्रिएट कर देगा जो आपको सिमेट्रिक फॉर्म में दिख रहा होगा। अगर ये सिमेट्रिक फॉर्म में आपको दिख रहा है तो अगर मैं फोर्स का मॉड थोड़ा सा और बढ़ा देता तो फोर्स का मॉड बढ़ाने से ये बॉल कंटिन्यू एक सर्कुलर पाथ में मोशन और फोर्स परपेंडिकुलर के साथ घूमती रहेगी। इसका मतलब जो रेड लाइन आपको दिख रही है ये फोर्स लगा रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो अंदर की तरफ जा रही है, और इसका मोशन कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड ऊपर की तरफ जा रहा है। तो उसने एक देखो एक पाथ क्रिएट किया, इस पाथ को हम लोग सर्कुलर पाथ कहते हैं। अब इस सर्कुलर पाथ में हो सकता है कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स का आप मॉड बढ़ा देते तो उसकी रेडियस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी? क्योंकि फोर्स बढ़ाने से इसका मोशन छोटा हो जाएगा, इसका मतलब इस लूप की रेडियस भी कम हो जाएगी। मान लीजिए कि आपके पास ये डिस्क है, इस डिस्क में एक ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक में देखिए एक फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी डायरेक्शन कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। मान लीजिए कि न्यूटन भाई साहब है, न्यूटन भाई साहब एक बॉल को लिए हैं, या आप एप्पल भी समझ सकते हो। अब इन्होंने क्या किया, इस एप्पल में दो कंपोनेंट बना लिए, एट अ टाइम t1 पे v है और एट टाइम t2 पर v2 है। दोनों कंपोनेंट को आप अलग अलग कर लीजिए उसी सेम एंगल डेल्टा थीटा पर। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन आपको कितना मिल रहा है, v²/r, और फोर्स कितना मिल रहा है, mv²/r। ये एक बेटा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन इनसाइड होती है। अब मान लीजिए कि ये मून वही है और जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ पर मोशन फोर्स के साथ कैसा था, परपेंडिकुलर था। फिर मैंने एक स्ट्रिंग ली, उसमें एक बॉल बांधा, उसको घुमाया, तो बेटा इसका एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ भाग रहा है। मैंने डिस्क ली, इस डिस्क में एक ब्लॉक रखा, इस ब्लॉक पर भी बेटा एक फोर्स लग रहा था। कौन? सेंट्रीपिटल फोर्स, इसकी डायरेक्शन अंदर जा रही थी। कौन बैलेंस कर रहा था इसको? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या उसको कह सकते हो स्यूडो फोर्स कर सकते हो। इन दोनों फिगर और तीनों फिगर्स में आपको बिल्कुल सिमिलरिटीज दिखेंगी। एक फोर्स अंदर जा रहा है तो एक फोर्स बाहर जा रहा है, जो दोनों फोर्स के मॉड को एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इस ग्लास में, एक बीकर में मैंने पानी लिया, तो उस पानी को रिवॉल्व करना स्टार्ट किया। जैसे हम गोल गोल घुमाना स्टार्ट करते हैं उस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, तो देखो जरा वाटर के साइडेड में कुछ हैवी पार्टिकल्स कलेक्ट हो जाते हैं। तो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। मैंने एक बॉल ली, टेनिस बॉल को एक स्ट्रिंग में बांधा, इस बांधने के बाद हॉरिजॉन्टल सर्किल में रिवॉल्व कराया। तो रिवॉल्व कराने से सेंट्रीपिटल फोर्स तो अंदर जा रहा है जो बॉल पे लग रहा है, लेकिन इसको बैलेंस कौन कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसका बैलेंस कर रहा है। तो तीनों फिगर्स में एक जैसी सिचुएशन हैंडल हो रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे आया, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन से। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहाँ होता है, परपेंडिकुलर इनसाइड या परपेंडिकुलर रेडियल की तरफ होती है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति को मैंने इस ग्लास जार के अंदर बैठाला और इसको घुमाना स्टार्ट किया, तो बताइए कि इस जो व्यक्ति बैठा हुआ है इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स तो अंदर जाएगा, लेकिन इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सरफेस से कहाँ भागेगा, बाहर की तरफ भागेगा। इसका मतलब मॉड बैलेंस कर रहा है, लेकिन यही व्यक्ति जब बाहर खड़े होकर देखेगा तो इस ब्लॉक पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगा, और सिर्फ कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स। इस टेनिस बॉल को जैसे ही आपने छत की सरफेस पर बांधा और रिवॉल्व कराना स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करने से इसका देखिए कंपोनेंट बना मोशन का। जो मोशन का कंपोनेंट कहाँ जा रहा है, उसकी डायरेक्शन अंदर जा रही है, और टेंशन टी जो खिंचाव है बेटा वो ऊपर की तरफ जा रहा है, जो पर्पल लाइन में या लाइट ब्लू लाइन में आपको दिख रहा है। अब इस के आप कंपोनेंट बना सकते हैं। रेड कंपोनेंट आपको दिख रहा है, रेड कंपोनेंट क्या बताएगा बेटा, टी कॉस थीटा। अब देखिए रिवॉल्व करने से क्या हुआ, टेंशन टी कहाँ है, ऊपर की तरफ। आप सर्टेन कोई भी पोजीशन ले लीजिए, इसका मोशन कहाँ है, अंदर की तरफ,
और वेट का है डाउनवर्ड नीचे की तरफ, और ऊपर कौन बैलेंस कर रहा है उसको टी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है। सेंटर की तरफ कौन जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जाएगा, या टी का कौन सा कंपोनेंट टी साइन थीटा भी कहाँ जाएगा, इनसाइड अंदर की तरफ ही जाएगा। अगर मैं मोशन छोटा कराता हूँ और धीरे धीरे करके लूप की रेडियस को बड़ा करता हूँ तो सेंट्रीपिटल फोर्स का अमाउंट भी बढ़ता जाता है। ऐसे ही जिस ग्लास में मैंने पानी लिया उसको घुमाया तो देखो ये कैसा कॉन्केव सरफेस बना रहा है, और धीरे धीरे करके वाटर के जो हैवी पार्टिकल्स हैं और जो लाइट वो रिवॉल्व हो रहे हैं, और सेंट्रीपिटल इसका फोर्स देखिए सेंटर पे जा रहा है, और उसको बैलेंस कौन करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करेगा। तो जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो सरकमफ्रेंसेस में आ जाएंगे, जो लाइटर पार्टिकल हैं वो बीच में रहते हैं। बीच में रहने का मतलब है कि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्लोज आ जाते हैं और हैवियर पार्टिकल दूर हो जाते हैं। जैसे ही कॉन्केव सरफेस का आप स्लोप बढ़ाओगे, स्लोप बढ़ाने से सेंट्रीपिटल फोर्स का मॉड बढ़ जाएगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मॉड भी बढ़ जाएगा, लेकिन एक दूसरे को दोनों बैलेंस करेंगे। थैंक यू।